कि हम सब खत्म करने वाले हैं इस चैप्टर को, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वोश्चन लेके सब कुछ, ठीक है। तो कहाँ तक मैंने बताया था, ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया था, ये सब चीजें मैं थोड़ा हटा रहा हूँ ताकि स्पेस बने, और ये सब मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, क्या क्या चीजें मैंने बताई थी, शायद वहां तक मैंने लिख दिया, ठीक है, और सेव नहीं कर पाया था मेरी इसकी। तो देख लेना एक बार, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन में है, ये वाले पाथ में है, ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है, जैसे एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के गोल घुमा रहा, ठीक है, और ऐसे घुमा रहा हूं कि इसकी स्पीड एक बराबर हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या ये समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान देना, जब वो पत्थर मोशन पे है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। उसकी वेलोसिटी क्यों बदल रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर जगह पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंशियल। जैसे अगर इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे बात करें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या है उसके, टेंजेंशियल है। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये वाला वेक्टर v ये हो गया, और ये वाला वेक्टर v डैश जो है यहाँ पर आ गया। क्या ये समझ में आ गया? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। अब वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद करो तो थोड़ा याद है कि नहीं, ये वाली चीज, ये v हो गया, और ये वाले वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ क्या, डेल, और तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, v डैश, याद आएगी नहीं? तो v प्लस डेल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डैश। क्या ये क्लियर? तो v को उधर पे भेज दूंगा तो डेल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डैश माइनस v। क्या ये समझ में आ गया? तो v डैश माइनस v जो होगा, या v माइनस v डैश जो होगा, वो अपना क्या आ जाएगा, डेल v। यहाँ पर शायद मैं उल्टा है ना, चलो v माइनस v डैश माइनस v अपना क्या हो जाएगा, डेल v। क्या ये क्लियर हो गया? अब डेल v बाय डेल t जो होता है, डेल v बाय डेल t वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया? तो जो ये जो अपने को डेल v मिल रहा है, अगर इसको मैं dt से डिवाइड कर दूंगा तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, और टाइम का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो किसका होगा, वेलोसिटी का। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। लेकिन भाई इस एक्सेलरेशन को अपन नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो सेंटर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक और एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। समझ में आ रहा है कि? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब कि वो मैग्नीट्यूड उसका क्या हो गया, मतलब उसका चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो। चेंज इन स्पीड जो अपन बोलते हैं वो क्या हो गया, जीरो। तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, जीरो। जीरो कब, जब यूसीएम है, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब स्पीड उसकी क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये यहां तक की चीजें आप लोगों ने कर ली थी, मैं बता दूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब मैंने ये सब लिखवा दिया था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एसी वेसी ये सब लिखवा दिया था, ठीक है। ये मेरे को याद नहीं मैं कहां तक पढ़ाया था, ये लिखा दिया था क्या, बताओ, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये लिख लिया था, ठीक है। फिर मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों ने नहीं की, ये चीजें आप लोगों ने नहीं की, ठीक है। एक और चीज आप लोगों ने की होगी, ये वाला एंगल को मार्क करके रखा होगा, ये वाला एंगल को क्या मार्क करके रखा था आपको, डेल थीटा। क्या ये मार्क किया था, डेल थीटा, ठीक है। हाँ, और मैं कुछ चीज बता रहा था, क्या बता रहा था, जैसे अगर मान के चलो इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, वो यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये और ये इधर, तो ये जो चीजें, ये उसका क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान के चलो पहले P पे था, अब कहां पर आ गया, P डैश। पहले उसका पोजीशन जो था वो R था, अब क्या हो गया उसका R डैश। तो ये जो चेंज हुआ, ये जो चेंज इन पोजीशन हुआ, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल R से। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
लेकिन एंगल में जो चेंज हुआ इसको अपन क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या होता है, डेल थीटा। क्या ये समझ में आ गया? मैंने एक टेबल बनवाई होगी आप लोगों को शायद, एक तो लीनियर वाला और दूसरा कौन सा था, एंगुलर वाला। इसमें मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर है तो उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल थीटा। फिर उसके बाद क्या बताया था, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फिर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये सारी चीजें याद आई, ठीक है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में किया था, जो हम रिवाइज, जो अभी तक हमने पढ़ा। अब देखो ध्यान से देखना है, अब मैं कुछ बताने वाला हूं। क्या बताने वाला, एक बार थोड़ा सा देखता हूँ, रिकॉल करता हूँ। एक डेरिवेशन छोटा सा करवाने वाला हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हाँ, एक और चीज याद आ गया। एक बात बताओ, सुनो, अगर मान के चलो ऐसा कोई पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो यहां से यहां पहुंच गया, यहां था पहले, घूमते हुए यहां पहुंच गया, ठीक है। बताओ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, कितना हो, 90 डिग्री। मान लो वो यहां पहुंच गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मान लो वो घूम के पूरा वापस घूम के वापस यहाँ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। अपन रेडियन में पढ़ रहे हैं, तो 2 पाई रेडियन। एक बार घूमेगा तो 2 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 2 बार घूमेगा तो 4 पाई का, और 2 बार घूमा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वापस वहीं पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, 0। क्या ये समझ में आ गया? अब एक बात सुनना ध्यान से, अगर मान के चलो ये 1 सेकंड में 10 बार घूमता है, तो बताओ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्चुअली क्या मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उसको किस फ्लो में बताऊं वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक चक्का है, एक व्हील है, ठीक है, और इसकी अपन स्पीड लेते हैं, इसकी जो अपन स्पीड, इसकी, इसको ये मान लेते हैं कि ये 0.1 सेकेंड में एक बार घूमता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक बार कितने टाइम में घूमता है, 0.1 सेकेंड। इस चीज को क्या बोला जाता है पता है, टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या ये समझ में आ गया? तो बताओ 1 सेकेंड में ये कितने बार घूमेगा? अगर 0.1 सेकेंड में एक चक्कर, तो 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, 10 बार। तो ये जो 10 बार घूमा, इस चीज को बोलते हैं अपन इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या ये क्लियर हुआ, बताओ जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें नोट करो पहले अपनी कॉपी में, फिर क्वेश्चन होगा। एक तो हमने क्या लिखा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसको अपन डिनोट करते हैं टी से। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, मतलब समझना, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। इट इज टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एक बार घूमने में लगा हुआ टाइम, टाइम पीरियड, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने टाइम पीरियड अभी अपना कितना लिया, इसको 0.1। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब अगर मैंने आपसे ये पूछा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, ये बताओ इस एग्जाम्पल के लिए। तो आप लोगों में से सबने बोला 10। क्या सब एग्री करते हैं, सबको ये पता 10 बार घूमेगा? पक्का? इधर बात समझ ले, समझ में 10 बार क्यों घूमेगा, कैसे पता चला 10 बार घूमेगा? 0.1 सेकेंड में एक बार घूम रहा है, तो 1 सेकेंड में 10 बार घूमेगा। क्लियर है ना ये चीज? तो 1 सेकेंड में वो कितने बार घूमेगा, 10 बार। क्या ये क्लियर हो गया? इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको हम f से डिनोट करते हैं, और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 1/t। इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाती फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे अगर 0.5 सेकेंड में एक बार घूमता, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरा करना, 2। तो कैसे निकाला है, 1/0.5 कर। क्या ये समझ गए? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है,
एक सेकंड में कितने बार घूम रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। नोट करो ये चीज, फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब हुआ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना। अब अपन एक ही टर्म देख रहे हैं, ये वाली चीज, ये ओमेगा। ओमेगा को अपन ने क्या बोला? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अब अगर मान के चलो किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 10 है, उसका मतलब है वो कितने बार घूम रहा है? 10 बार घूम रहा है। एक बार घूमने में कितना एंगल बनाता है? एक बार 360 मतलब 2 पाई घूमता है। तो 10 बार घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई इंटू 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 पाई इंटू 10। क्या ये क्लियर हो गया? तो अपन वो जो ये निकाल रहे हैं ना कि एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकलता है 2 पाई अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं अपन ओमेगा से, और ये निकलता कैसे है? 2 पाई अपॉन टी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 पाई मतलब एक बार घूमने में एंगल, और टी मतलब एक बार घूमने में कितना टाइम लगा। क्या ये क्लियर हो गया? या 1 अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया? 2 पाई इंटू एफ। तो अभी जो मैं पूछ रहा था, एक सेकंड में भाई 10 बार घूम रहा है, तो कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? 10 इंटू 2 पाई। तो ये फॉर्मूला कैसे बना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? क्या ये समझ में नहीं? एंगुलर वेलोसिटी का। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओमेगा का ये फॉर्मूला कैसे बना? क्या ये हो गया? सबको बता दो। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन पे यूसीएम के केस में। एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी बाय डी। डी और डेल का डिफरेंस क्लियर है ना? डी मतलब स्मॉल चेंज, डेल मतलब एवरेज चेंज। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर जगह पे सेम हो रहा है। क्या चीज बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है। तो यहाँ पर जब मैं ये वेलोसिटी का चेंज देखूंगा, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? उसका एंगल बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस dv को मैं क्या लिखूंगा? v इंटू डी थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज इसको नोट करो जल्दी से, जो चीज अभी मैंने लिखी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने dv को किससे रिप्लेस कर दिया? v इंटू डी थीटा से। v, क्योंकि v यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी मतलब स्पीड उसकी क्या है? कांस्टेंट। और डी थीटा क्यों? क्योंकि सिर्फ एंगल चेंज हुआ। क्या ये समझ में आ गया? बताओ। ठीक है। अब ये बताओ, ये डी थीटा क्या है? डी थीटा क्या है? ये अच्छा, ये डी थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट, क्या है? डेल थीटा लिखा है था ना अभी। डी थीटा या डेल थीटा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अपॉन में क्या है? dt। dt मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम का चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? ओमेगा। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। ठीक है। तो ये जो आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए मिल रहा है, इसको ए या एसी लिख दो चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओमेगा। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। और v क्या है बताओ तो?
लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब ये बताओ, क्या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी कोई रिलेशन अपन बना सकते हैं? हाँ। कैसे बनेगा? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा? हाँ? अरे ये डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ गया ना? ये डी थीटा बाई डी टी को अपन ने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। यहाँ तक ओके? हाँ ये होता है, ये कैसे होता है बता रहा हूँ। चलो अब इधर पे एक और साइड में एक और चीज अपन नोट कर रहे हैं, वहां पर लिख लेना तुम लोग अपनी कॉपी में, जैसे मेन डेरिवेशन करा साइड में लिख लेना, ठीक है? ये बताओ, फर्स्ट यूनिट में तुम लोग एंगल का डेफिनेशन पढ़े थे ना? जैसे एंगल बन रहा है थीटा, बताओ क्या था डेफिनेशन इसका? थीटा इज इक्वल टू, याद आया? एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? एल बाय आर। और एल क्या होता था यहाँ पर? आर्क लेंथ। और आर क्या होता था यहाँ पर? आर होता था रेडियस। क्या ये समझ में आ गया? बता दो, ठीक है? अब अगर मान लो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी, और इधर पे क्या देगा? डी बाय डी टी, और ये क्या देगा? एल अपॉन आर। ऐसे ही होगा, जिसमें रेडियस तो कांस्टेंट है। जब सर्कुलर मोशन में भाई रेडियस थोड़ी बदल रहा है, एल की वैल्यू बदल रही है टाइम से, तो 1 अपॉन आर आ गया बाहर, और यहाँ पर क्या देगा? डी बाय डी टी ऑफ एल। क्या ये समझ में आ गया? एल का मतलब ये चेंज, लीनियर चेंज, समझ में आ रहा है कि नहीं? या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको लीनियर चेंज या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि नहीं अपन? तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। ये बन जाएगा लीनियर वेलोसिटी। तो dl by dt will be linear velocity v। क्या ये समझ में आया? बताओ। तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन r इंटू इधर पे क्या आ गया? v। और d थीटा बाय dt अभी हमने देखा क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r। आया समझ में? और इस r को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओमेगा इंटू r। तो ये बुक डाउन कर लो। हालांकि इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, चांस नहीं है, सीधे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए आया कहां से। यहां तक आया समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। ये लिख लेना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या है बताओ? लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और आर तो वो रेडियस, ठीक है? अब अगर मैं v की जगह पे ये वैल्यू रख दूं, v की जगह पे ये वैल्यू रख दूं ओमेगा आर की, तो बताओ क्या होगा? v की जगह पे मैं ऐसे ओमेगा, तो ये क्या देगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। समझ में आ गया? अब ये बताओ, ओमेगा की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। अभी अपन ने देखा ना 2 पाई एफ होता है ओमेगा। ओमेगा की ये वैल्यू रखूंगा तो क्या देगा? 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इनटू आर। तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये समझ में आ गया? इसको कई बार अपन ऐसे भी लिखते, मैं एक और बता रहा हूँ, सुनो। अगर मान लो मैं v के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ, ओमेगा की वैल्यू डालता हूँ, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v बाय r। अब अगर यहाँ पर रख दूंगा तो ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू r। तो ac इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर अपॉन r। क्या ये समझ में आया? ये भी फॉर्मूला है। क्या क्या नोट करोगे तुम लोग? तब इतनी सारी चीजें इतने कम जगह पे दे देता है, तू क्या बनाया तो उसको अलग से देना चाहिए सेपरेट चैप्टर। हालांकि है भी आके एक जगह पे, एक और चैप्टर के अंदर आता है। ये बताओ तुम लोग ये पढ़े हो कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स सुना है कभी? सेंट्रीपिटल फोर्स
किसी बॉडी को अंदर की तरफ खींच रही है, हम्म। जैसे वो बहुत हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो फोर्स जो ऐसी बॉडी पे लगता है जो सर्कुलर मोशन में है और टुवर्ड्स द सेंटर उसको खींच के रखता है, इसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। जैसे अगर अपन रस्सी में पत्थर को बांध करके गोल घुमा रहे हैं तो एक फोर्स लग रहा है उस पत्थर पे जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, वही उसका क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स। समझ में आया ये चीज? अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो? फोर्स का एकदम बेसिक फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m आ गया और एक्सेलरेशन अब कौन सा लगेगा, सेंट्रिपिटल। तो क्या हो गया mv² अपॉन r। तो सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला अगर किसी ने पढ़ा है उसको याद आ जाएगा mv² अपॉन r। और ये कहां से आया, कहां से आया, ये एक्सेलरेशन और वो मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हो गया? बट एक्चुअल में फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसा है। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपन मास इनटू वेलोसिटी। तो अपन मास को क्या है, कई बार कांस्टेंट ले लेते हैं, करेक्ट, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। कई बार क्या होता है, मास भी वेरी करता है। जैसे एक रॉकेट को उड़ा रहे हैं तो रॉकेट का मास चेंज हो रहा है ना, तब वो मास भी चेंज हो, क्योंकि उसका जो भी फ्यूल है वो बर्न आउट हो रहा है, फ्यूल बर्न आउट हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है। तो वो सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो अभी अपन फिलहाल थोड़ा अपन पढ़ेंगे, हालांकि अगले यूनिट नहीं है शायद, क्या है, अच्छा लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर किसी में है आगे आने वाली। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो मैं और कुछ चीज बस तो नहीं, एक बार देख लेता हूँ जस्ट अ सेकेंड। तो अदर देन दिस ये सब तो मैंने लिखा, ये सब बता क्या हो गया, जितना आगे बढ़ रहा है टेंशन हो रहा है। हम लोग आप सिलेबस भी बता कहाँ तक दें, बात का चार चैप्टर है पहले बुक का, हाँ और फिर सेकंड बुक का पहला चैप्टर सॉलिड प्रॉपर्टी का कब है, हम लोग का चालू हो रहा है सितंबर में चालू हो रहा है, हो जाएगा सुंदर मत आराम से। वो सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर बहुत छोटा सा है। हाँ छोटा सा है, हाँ इसलिए इसको ठीक है। चलो तुम लोग का भी कुछ बता दिए सिलेबस के अंदर। देखो मैं तुम लोगों के स्कूल से मैच नहीं कर रहा हूँ, स्कूल से मैच करूंगा तो उन लोग क्या थोड़ा सा ना वैसा कराते हैं, मतलब जो पढ़ाते हैं वही दे देते हैं। अपन क्या अपन स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि एक्चुअल में तुम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए 11th फिजिक्स में, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है चलो यहाँ तक हो गया, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, अब इसको सॉल्व करके बताओ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाने के लिए फौरन से लोगों को बुलाया मतलब वर्डिंग्स इतनी डिफिकल्ट बना देता है। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस। अब कई बच्चों देखिए साला ग्रूव क्या है, ट्रैप इंसेक्ट क्या है, कुछ बच्चों को तो इंसेक्ट ठीक है। तो ये सर्कुलर ग्रूव है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया? Move along the groove steadily to complete 7 revolution in 100 seconds. तो 7 revolution in 100 सेकेंड। याद आया? यहाँ से कुछ चीज याद आ रही है क्या? अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ फॉर्मूले बताया था, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकेंड। इसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो बताओ 7 रिवॉल्यूशन अगर 100 सेकेंड में है तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7/100। हाँ वो भी पॉइंट में नहीं, अपन ऐसी फ्रैक्शन में रहने देते। और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 7/100। क्या ये समझ में आ गया? अच्छा एक और चीज ये बता दूं, मेरे ख्याल से कई बुक में फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं,
न्यू, ये न्यू बोलते हैं, न्यू ये बोलता है, ये न्यू होता है, ये न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वी के जैसा दिखता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं ये एफ वाला यूज करता हूँ। ठीक है, यहां तक हो गया, बता दो एफ इज इक्वल टू 7/100, ये पता चल गया। और रेडियस अपने को पता चल गया, तो रेडियस कितना है 12/100, क्योंकि एसआई यूनिट पे सारा कैलकुलेशन अपने को रखना है। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। अब एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, याद करो, ओमेगा, याद है। और ओमेगा क्या क्या फॉर्मूला है, 2 पाई एफ, बहुत सारा फॉर्मूला है लेकिन ये वाला 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी रहती है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई को पाई रहने दो, मत रखो उसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू रख दो, एफ की वैल्यू, अच्छा वैसे 7 रख दोगे तो ठीक है, आसान होगा, मैं सोचो कटेगा नहीं, तो ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 22/7 into 7/100, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 44/100, मतलब ये आ जाएगा 0.44। इसकी यूनिट क्या होगी थोड़ा बताओ, रेडियन पर सेकेंड। बाकी सबको क्लियर हुआ, ये है रेडियन पर सेकेंड। क्यों है रेडियन पर सेकेंड, प्लीज बता। देखिए इधर पे सिंपल है, ओमेगा का फॉर्मूला देखा ना, 2 पाई अपॉन टी, एफ को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। 2 पाई क्या है, एंगल, कितना एंगल पता है, एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, इसलिए क्या है रेडियन पर सेकंड। आया समझ में। हाँ, फिर क्या पूछ रहा है इसमें, लीनियर स्पीड क्या है, तो अभी अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, देखो यहाँ पर ध्यान देना, लीनियर स्पीड के लिए फॉर्मूला आया था ना, v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, तो लीनियर स्पीड के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 0.44 इंटू आर की वैल्यू 12/100, कर लो जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 12 4 सा 48 का 8 आ गया, 48 प्लस 4 मतलब 52 का 2, ये आ जाएगा 5, तो ये 5 पॉइंट ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ऐसे ही हो रहा है ना, तो ये आ जा रहा है 0.0528 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो आया क्या समझ में सबको। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा, क्या लग रहा है बाकी लोगों को? ऐसे कौन चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि पहला से का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो, लेकिन हमेशा तो टुवर्ड्स द सेंटर है, इधर से अलग हो गया उधर से अलग, एक बार ऐसे है एक बार ऐसे है, टुवर्ड्स द सेंटर है लेकिन अलग अलग है। क्या चीज की बात कर रहा है सब लोग समझेंगे नहीं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो क्या एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होगा, ये पूछ रहा है, आंसर है तो, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर है बट वो चेंज हो रहा है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्सेलरेशन का, चेक करो, क्या हम लोगों ने कोई फॉर्मूला बनाया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, ये फॉर्मूला बनाया था कि नहीं, ये देखो ये वाला, या तो v इंटू ओमेगा कर लो, आपने v और ओमेगा दोनों निकाल लिया है, मल्टीप्लाई कर दो वो आंसर आ जाएगा। क्या ये बन गया, बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है।
आ गया सर 0.232 0.023 सबका आ गया क्या कैलकुलेशन होगी? हाँ कितना आ रहा है? 0.2332 ओके एक्सेलरेशन चेक कर लेते हैं चलो। ये अपना सही आता है 0.44 फिर उसके बाद ये कितना ये सेंटीमीटर पर सेकंड लिया अपन ने किसमें लिखा मीटर पर सेकंड वही आ रहा था और लीनियर एक्सेलरेशन सेंटीमीटर 2.3 मीटर सेकंड तुम का क्या आया मीटर पर सेकंड में यही आ रहा है कि चेक कर लो पहले कन्वर्जन करेगा सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट क्या चीज चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन ठीक है दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा चेंज कंटीन्यूअस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर वेक्टर उसका कांस्टेंट नहीं होगा मैग्नीट्यूड हटा दो फिर इसको हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तो ये कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के फटाफट एक बार डिस्कस कर ले चलते हैं तो पूरा मिक्स्ड है तो आपको बताना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है वॉल्यूम स्केलर मास स्पीड एक्सेलरेशन डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर चलो नेक्स्ट ये वही सब चीजें बोल रही है वाला सब का लोग अगर स्केलर वेक्टर क्या क्या है उस टाइप का क्वेश्चन आंसर ठीक है ये सब स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज है ये वेक्टर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जैसे देखो फर्स्ट क्या लिखा है एडिंग टू स्केलर्स क्या ये पॉसिबल है कि नहीं दो स्केलर को ऐड करना 2 + 3 5 सो इट इज मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल ये आंसर आपको बताना मीनिंग जैसे सेकंड में लिखा है एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन तो जैसे अगर मान के चलो एक स्केलर है 7 और एक वेक्टर है 3i + 2j तो क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं आंसर है नहीं नॉट सीरीज ऐसे ही बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हाँ है तो यही चीज बस बोल रहा है हटा दो फिर इसको स्किप कर दो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्या बोल रहे हैं 3 लड़के स्केटिंग कर रही है सर्कुलर आइस ग्राउंड में 200 मीटर का उसका रेडियस है पी से ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड स्केलर डायवर्ट ठीक है 400 मीटर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच केस फॉर गर्ल फॉर व्हिच गर्ल इज द इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ठीक है डायमीटर समझ गए ना सभी तो डिस्प्लेसमेंट पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा दूसरे वाले का सबका डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा ना ठीक है लेकिन क्या वो डिस्प्लेसमेंट और वो सेम है क्या वो पूछ रहा है तो नहीं अलग अलग है डिस्टेंस कवर्ड तीनों के लिए अलग अलग है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए सेम है किसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो आंसर होगा बी के लिए यही पूछ रहा है ठीक है हाँ इसका आंसर करो थैंक यू
आंसर देख रहे थे। इसको सॉल्व करो सबके सब अपनी कॉपी में। हो गया क्या सॉल्व? क्या डॉक्टर मान रहे थे क्या सॉल्व नहीं कर रहे थे? तो क्या आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर? बोला साइक्लिस्ट फ्रॉम सेंटर ओ, वो कहां से चलना चालू कर रहा है? ओ से। ठीक है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, इसका रेडियस 1 किलोमीटर है। ओ से लेके वो पहुंचा पी तक, then cycle along the circumference and return to Q, along Q, ये ऐसे गया Q तक गया, फिर Q से O वापस रिटर्न आया। क्या ये समझ में आया? बताओ। फिर बोल रहा है if the round trip मतलब इसको एक राउंड ट्रिप बोल रहा है, takes 10 मिनट, तो इस पूरे को कितना टाइम लगा? 10 मिनट का टाइम लगा। What is the net displacement? तो पहले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? बताओ, सब बताओ क्या क्या? तू क्या बोलता है? अरे जो भी बोल दो, गलत होगा सही होगा, क्या होगा? तो पहले का आंसर होगा 0। भाई ओ से स्टार्ट किया, पी गया, पी से क्यू गया, क्यू से ओ आया। अच्छा वैसा हो गया भाई, लोगों के वेक्टर हो रहा है वो। अच्छा फिर तो 0 ही होगा। समझ गए कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी पार्ट बी का आंसर बताओ। जीरो। डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी 0। समझ गए? स्पीड तो होगा, एवरेज स्पीड होगा 1 + 1 और वो आर्क निकालेंगे। हाँ, तो इसके लिए 1 + 1 प्लस ये वाला, तो सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr, और इसका 2πr, r तो 1 है ना, 2πr अपॉन इसका 1/4 हो गया ना, सरकमफेरेंस पूरा होता है 4, मतलब 2 + π/2। ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम अभी इसलिए किस में गिवन है? मिनट में। इसको 10/r में कन्वर्ट कर दो, 10/60, ये किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा? r, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? बता दूं, हटा दूं फिर उसको मैं? ये सब कंप्लीट कर लेना ना, जितने जितने मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे। नेक्स्ट
ये वाला यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ ही नहीं पाओगे शायद। एक ओपन ग्राउंड में जिसमें एक मोटरसाइकिलिस्ट फॉलो कर रहा है, फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एवरी 500 मीटर। अच्छा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, देख लो, ये ऐसा है डायग्राम, दिख रहा है क्या? हाँ, मतलब वो क्या कर रहा है, कैसे ट्रैवल कर रहा है, पहले वो गया 500 मीटर, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट टर्न, फिर 500 मीटर, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट टर्न। ऐसा क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हेक्सागोन बनेगा, ये समझ में आ गया था, तो बन गया तो दिख गया, समझ में आ गया। नहीं तो समझ में आता कि नहीं आता, वो समझना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये हर बार जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना डिस्टेंस है? 500 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम मान लो P से स्टार्ट करा, ठीक है, गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इन द थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ टर्न। तो थर्ड टर्न में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सिक्स में कितना होगा, एट में कितना होगा, ये बताना है। अब देखो, सबसे पहला टर्न ये गया, पहला टर्न यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्न, यहाँ पर सेकंड लिया, और यहाँ पर क्या लिया, थर्ड लिया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो थर्ड टर्न में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है, मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी ये बताना है। क्या ये समझ में आ गया? बताना है। ऐसा सबका सब करने पे नहीं आएगा ना भाई, 500 प्लस 500 प्लस 500 ऐसा थोड़ी होगा। समझ गए? अब देखो, इसको निकालने के लिए क्या लॉजिक अपन लगाएंगे। क्या तरीके से बताओ? देखो, एक थोड़ा सा इजियर तरीका दे। अगर मान के चलो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसा, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, तो ये सब 60 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? तो अगर ये 500 है तो ये भी कितना होगा, 500। वैसे ये भी इक्विलेटरल बनेगा, तो ये भी 500, ये भी 500, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। आया क्या समझ में? ये एकदम इजीएस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। और अगर जाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये प्लस ये वेक्टर, फिर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो आई थिंक यही मेथड फॉलो कर दो। क्या ये क्लियर? ये एक तो है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर उसके कौन सा में बोल रहा है, ये थर्ड टर्न की बात हुई, सिक्स्थ टर्न, ये फर्स्ट टर्न था, ये सेकंड टर्न था, ये थर्ड टर्न था। फोर्थ टर्न वो कहां पर लेगा, यहाँ पर। फिफ्थ टर्न यहाँ पर, सिक्स्थ टर्न यहाँ पर। तो सिक्स्थ टर्न में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फिर बोला एट्थ टर्न, तो सेवेंथ टर्न यहाँ पर लेगा, एट्थ टर्न यहाँ पर लेगा, तो वापस वो कहां पर आ गए। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ऐसे निकालें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें अपन ने इसका एक फॉर्मूला बनाया था, याद है क्या तुमको? ऐसा वाला एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? ये वेक्टर ए, याद आएगा? ये वाला वेक्टर ए, ये वाला है वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला अपन ने बनाया ना। क्या है फॉर्मूला बताओ? R इज इक्वल टू ओवर प्लस 2ab cos थीटा। याद आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये बताओ मुझे कि यहाँ पर a और b क्या है? 500 मैग्नीट्यूड उसका। थीटा क्या है? थीटा 60 लेंगे। थीटा पर ये वाले एंगल को ले रहे थे, याद आया ना? थीटा ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इधर पे कितना बन रहा है, 60। तो ये वैल्यू को रख देंगे, क्या जाएगा, √over 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर कितना आएगा, 2500 आएगा। 25 और 4 0 प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू cos 60
तो थीटा की वैल्यू 60, cos 60 कितना होता है 1/2। क्या ये समझ में है बताओ? और तुम लोग ना कैलकुलेशन अगर सही से नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए। आईसीएसई वालों को तो कैलकुलेटर मिल जाता है, वो लोग तो कर लेंगे। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 500 प्लस 500 प्लस 500, मत करो स्क्वायरिंग। 500 प्लस 500 प्लस 500, 3 बार 500 कॉमन निकाल लो। 500 कॉमन निकल गया, 500 का स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3। समझ में? 500 बाहर तो क्या गया 500 √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। 17 5 85, 85 और आखिरी में 2 से 850 आएगा ना। हाँ सॉरी 850। क्या ये क्लियर हुई? अप्रोक्सीमेटली लिया मैंने 1.73 नहीं लिया, 1.7 लिया। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो, हटा दो फिर इसको मैं। ये करना था और भी कुछ करना था। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ कवर्ड बाय द पोर्टल साइक्लिस्ट इन ईच केस। हाँ वही तो निकालना है, हटा दो उसको। चलो तो ये हमने वो कैलकुलेशन किया, टोटल पाथ। अच्छा टोटल पाथ भी निकालने बोला था ना अपन ने, अभी क्या निकाला था डिस्प्लेसमेंट। पाथ के लिए वहां पर क्या करना है 500 500 वो सब उतने पर ऐड करना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। This one is जैसे मैं कॉलेज में एक पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस। तो उसमें ना एक ऑथर की बुक है पीज़ पीबल्स, उस ऑथर का नाम है। उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए रहता है, two ships are fighting with each other, what targeted a torpedo and that, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करता है। तो क्वेश्चन एकदम बच्चों का, एकदम प्रोबेबिलिटी वाला। The passenger arriving in a new town wishes to go from station to hotel located 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम स्टेशन। तो वो स्टेशन में है, वहां से होटल जाना चाहता है और ये एकदम स्ट्रेट पाथ में है। कितने डिस्टेंस पे है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 किलोमीटर लॉन्ग। तो कोई से भी पाथ से लेकर के गया 23 किलोमीटर मार लिया उसको। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ क्या होता है सर्किटस का मतलब, किसी को पता है कैसे? अच्छा वो ऊबर टावर कर सकते हैं। अच्छा जैसे ऊबर बोर्ड एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट। तो होटल पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से आने के लिए? 28 मिनट्स। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। तो ये सिंपल है, 23 डिवाइडेड बाय 28 बाय 60 मैं किलोमीटर पर आवर में कर रहा हूँ। समझ गए ना क्या करना है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो जब वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या देगा 10 अपॉन 28 बाय 60। क्या ये क्लियर हो गया? फिर जो भी है कैलकुलेट कर लेना, क्या दोनों इक्वल आएंगे? समझ गए? हटा दो फिर इस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा वेक्टर वाला पार्ट आ गया। अब ये स्टार्टिंग में जब अपन वेक्टर पढ़े थे ना इस चैप्टर में, तब का है।
तुम लोगों को कुछ याद है क्या? अच्छा What is the magnitude and direction of these two vectors? हाँ रूट टू आएगा, इसका इसका भी रूट टू आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड रूट टू। और डायरेक्शन तो क्या बाकी तुम लोग भूल गए क्या मैग्नीट्यूड? 45 डिग्री। हाँ, ये वेक्टर x ले लिया, i प्लस क्या हो गया j। समझ में आया कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड भूल गए क्या? रूट ओवर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा? रूट टू। दूसरे वाले का भी मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले को y ले लेंगे, i माइनस j, तो उसका भी कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर y, ये भी हो जाएगा रूट टू। आया समझ में सबको? डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन के लिए देखो आप लोग, हाँ आप लोग चाहो तो ऐसे देख लो, ये मान लो x हो गया, ये मान लो क्या हो गया, y हो गया, तो i प्लस j मतलब 1, 1 ऐसी हुआ ना, ये हो जाएगा वेक्टर i प्लस j वाला वेक्टर। तो ये एंगल कितना बनता है वो इसका डायरेक्शन है। सीधे फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब 1/1, तो 1/1 मतलब 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan 45। समझ गए ना? तो थीटा कितना देगा? 45। दूसरे वाले के लिए क्या होगा? दूसरा वाला वेक्टर यहाँ पर बनेगा ना, -45। तो वो कितना हो जाएगा? -45। क्योंकि जब अपन एंगल को ऐसे मेजर करते हैं ना क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तुमने, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -45। क्या ये क्लियर हो गया? यू मे यूज ग्राफ, उसने बोला है तो अपन ने ग्राफ से भी इसके लिए ना एक और चीज बतानी पड़ेगी यार, प्रोजेक्शन। सुन लो एक और चीज, एक फॉर्मूला टाइप का नोट कर लो, ये मैं बताया नहीं था, स्किप कर दिया था जब वेक्टर पढ़ा रहा था। तो लिखो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी is equal to a dot b upon magnitude of b. Right? स्कूल में ओके, मैं जब पढ़ा रहा था मैं छुड़वा दिया था तुम लोगों को, प्रोजेक्शन ही बताया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। अगर ऊपर से इसकी तरफ एक लाइन डालें तो स्लाइड का जो शेड बनेगा, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, शेडो बनेगा, वो जो वेक्टर होगा उसको हम उसका क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अगर मान के चलो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसके ऊपर से लाइन डाल रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोजेक्शन बनेगा ही नहीं। तो प्रोजेक्शन कब नहीं बनेगा? जब दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर याद होगा तो मैंने बताया परपेंडिकुलर वेक्टर अगर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ये लिख पाया था मैंने, क्वेश्चन भी अपन ने किया, ठीक है। तो ये सब कुछ कंसेप्ट है जो ध्यान में रखना है। फिलहाल अपन इस क्वेश्चन के पे आते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है, किसके अलाउंग निकालना है? इसके अलाउंग निकालना है। तो ये मेरा वेक्टर ए हो गया और ये मेरे लिए क्या हो गया? वेक्टर बी हो गया। तो अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए, पहले वाला वेक्टर ए डॉट बी, बी द्वारा मतलब क्या होगा? ये आई प्लस जी। समझ में आ गए? डिवाइडेड बाय रूट टू, डिवाइडेड बाय रूट टू। रूट टू क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसका मैग्नीट्यूड अपन ने पहले निकाल लिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 into 1 मतलब कितना देगा? 2। जे जे मल्टीप्लाई होते हैं +3, तो डिवाइडेड बाय कितना के? याद है ना कैसे होता है कैलकुलेशन? डॉट प्रोडक्ट में आई आई जे जे ऐसे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो ये आ जाएगा 5/√2। क्या ये क्लियर है? बता दो सभी। फिर उसके बाद वैसे ही वाला कर लो, जो भी आएगा -1/√2 हटा दो, हो गया। तो ये आगे बढ़ते 3.12 3.13 दो क्वेश्चन दोनों सॉल्व करो जल्दी।
समझाओ क्या, थोड़ा हिंट करूं? ठीक हो जा रहा है। The ceiling of a hall is 25 meter high. तो मान लेते हैं ये हॉल की सीलिंग है, ये कितने हाइट पे है ये बता रहा है, तो ये है 25 मीटर हाई। यहां तक क्लियर हो गया? What is the maximum horizontal distance that a ball can throw with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड? मैक्सिमम किस स्पीड से हम बॉल को फेंक सकते हैं? ठीक है, किस सॉरी मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कोई बॉल कवर करेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा जब उसको किस इनिशियल स्पीड से फेंक रहे हैं? 40 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से फेंक रहे हैं। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड क्या है? वी नॉट। ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? प्रोजेक्टाइल। याद आया? और ये 25 मीटर क्या है? एच मैक्स। याद आया कि नहीं? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? आर मैक्स, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। नहीं, आर मैक्स मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आर मैक्स का अलग फॉर्मूला हो जाता है जब वो प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री होता है, लेकिन ये वैसा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ एंगल जरूरी नहीं कि 45 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल ऐसा सेट होना चाहिए कि ऊपर सीलिंग को टच न करे, ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बता दो। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपन ना एच मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ एच मैक्स का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। अब एच मैक्स की वैल्यू कितनी है? 25 इक्वल। अच्छा ये बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला है, वो भी बता दो। r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला है। तो एक काम करना, यहाँ पर ना v नॉट स्क्वायर की एक्चुअल वैल्यू जी भी मत पुट करना है, जैसे ऐसे रहते हैं, तो ऐसे रख देना v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। ऐसा हुआ? अब क्या करना? साइन स्क्वायर हाँ, साइन स्क्वायर। अच्छा v नॉट की वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन में, चलो ठीक है, कोई नहीं। जी की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी। जी की वैल्यू को भी 10 ले लेना, एक काम करना, जी की वैल्यू को भी 10 ले लेना और एज ऑफ कैलकुलेशन। तो कितना आ जाएगा? 25 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। यहाँ तक क्लियर हो गया? चेक कर लो। वन 600 डिवाइडेड बाय 20। फाइव से कट जाएगा, 5 साइन स्क्वायर है। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा नॉट की वैल्यू आ गई क्या? अभी ना एक रेंज में पुट करना, लेकिन एक चीज याद रखो, सुनो, ये वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 थीटा नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? क्लियर? क्या होता है बात?
अरे भाई साइन का डबल एक फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा, जब ये फॉर्मूला बना रहे थे उसी समय में बताया था। समझ गए ना ये चीज? साइन 2a का फॉर्मूला जो पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स वाले बच्चे तो पढ़े इसको, साइन का डबल एंगल फॉर्मूला ये लगेगा। तो इसका मतलब आपको साइन थीटा नॉट की वैल्यू चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा नॉट कितना आ जाएगा? √5/4। साइन थीटा नॉट √5/4, समझ गए ना कैसे आया? कॉस थीटा नॉट चाहिए, ये आया कि नहीं बताओ समझ में? साइन थीटा नॉट कितना है? √5। कॉस थीटा नॉट कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस लगाना है वो लगाओ, नहीं तो वो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो ना। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 5/16। सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 5 मतलब 11/16। समझ में आ रहा है? तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √11/4 क्या आएगा कॉस थीटा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? तो अब ये सारी वैल्यू रखना, तो v0 स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 40 का स्क्वायर, g की जगह पे आ जाएगा 10, तो साइन थीटा नॉट की जगह पे आ जाएगा √5/4, कॉस थीटा नॉट की जगह पे आ जाएगा √11/4। समझ गए? तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 2 इंटू √55 डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा 10 इंटू 2 मतलब 25 √55 लगभग कितना होता है? 7.4 होता है लगभग। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7.4 7.5 के आसपास होता है। 7.4 तो मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर 148 148 अप्रोक्सीमेटली 148 मीटर। समझ में आ रहा है? बाकी सबको आए नहीं समझ में? बताओ कितने क्वेश्चन और बच गए यार? 2-3 क्वेश्चन ही बचे। चलो एक काम करते हैं, आज यही एंड करते हैं। ये एक क्वेश्चन इधर बचा है और ये और इसी टाइप के थोड़े न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बचे, और एक ये क्वेश्चन अभी खत्म करते। चलो जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर। क्या लग रहा है बताओ जल्दी। पहला वाला इक्वल होना चाहिए। अरे नहीं भाई, कैसे होगा? एमसीक्यू है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछा। अच्छा तो ऑप्शन डी। तो सब एक एक तुक्का मार दो, बता तो नहीं पा रहे हो। ऑप्शन डी। डी सब तुक्का मारने में भी एक दूसरे का नकल मारा, अपने मन से लो। ऐसी बोल दे जल्दी बोलो। सी सी हाँ डी डी ए बी। चलो देखते हैं। देखो अगर सपोज ये इस तरीके से एक वेक्टर ए है, ठीक है, इस तरीके से एक वेक्टर बी है, ठीक है, तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये क्या होता है? a प्लस बी। क्या ये समझ में आ गया? बताओ। अब अगर मान के चलो अपन a प्लस बी वाला वेक्टर बनाते हैं और ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ की बात करते हैं, तो ये लेंथ को हम किससे बोलेंगे? a से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यही हुआ मतलब इसका। ये वाली लेंथ क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये वाली लेंथ क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस। अब ट्राइंगल में एक रूल होता है,
रूल ये होता है कि ट्राइंगल की जो तीनों साइड होती है ना, तो कोई भी दो साइड को ऐड करने पे जो लेंथ मिलेगी वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ी होगी। मतलब इन दोनों साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे वाले से बड़ा होगा। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर हो जाएगा तो लाइन बन जाएगी, और बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। तो अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बड़ा होगा हमेशा, बड़ा या बराबर होगा हमेशा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ। ठीक है, establish the relation of inequality। इसमें एक मिनट, इन दोनों में से एक से, इन दोनों में से भी एक सही होगा भाई। इन दोनों में कौन सा सही होगा? तो इसको समझने के लिए ना अब अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ये जैसे वेक्टर ए है ना, एक मिनट रुक जाए, ये वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर बी जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेक्टर बी जस्ट अपोजिट इधर वाला वेक्टर बी, और ये जो बनेगा ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज? अगर वेक्टर बी का डायरेक्शन बदल दो तो वो बन जाएगा ए माइनस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, फिर वो क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सी। तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो ये दो सही रिलेशनशिप है, ये बता रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? बता दें। ठीक है, अरे यार एक सेकंड में तो पूरा ऑप्शन क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। सारे सही है, सारे सही है। एक्चुअली में वो बोल रहा है ये जो अभी मैंने समझाया ना तुम लोगों को, इसी को ऐसे स्टेब्लिश करके अलजेब्रिकली सबको बताओ, मतलब तुम सब सही। ठीक है, क्या समझ में? जैसे मैंने ये दो बताया ना, मैं एक्चुअली पूरा देखा नहीं, मैं बस ये देखा कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में ऐसे एक मैथ्स में एमसीक्यू बनता है वेक्टर 12 में, तो मुझे लगा ये वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये दो बताया ना, वैसे ही सबको शो करना है, ये दो करना। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर चालू करेंगे। ये एक दो क्वेश्चन जो छूट गए उसको अपन डिस्कस कर लेंगे बाकी। ठीक है, एंड करता हूँ।